तो चलिए केपलर लॉज के बारे में पढ़ते हैं। केपलर ने 3 लॉज दिए थे रिगार्डिंग प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन का मतलब है कि जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो कौन से पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उनका डिस्टेंस हमेशा सन से सेम रहेगा कि वेरी करेगा, उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी। अब जो प्लैनेट दूर है उसका टाइम पीरियड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। सो केपलर ने जो 3 लॉज दिए थे उसमें पहला जो लॉ था दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले इस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। बात को समझें, और प्लैनेट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अभी तक हम छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते हैं दैट ऑल प्लैनेट्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इवन इन 11th टिल नाउ हम ये पढ़ते हैं बिफोर केपलर लॉज कि हम उसकी मोशन क्या मानते हैं, प्लैनेट के अराउंड सर्कुलर मोशन मानते हैं। बट इन रियलिटी प्लैनेट्स अराउंड सन दे मूव इन elliptical orbits, and sun is not at center of that ellipse, it is situated at one of the foci of ellipse। तो बहुत कमाल का लॉ है दैट कि जो प्लैनेट कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है, वो एक एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। और जो सन है वो कहां पे सिचुएटेड है, एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। इसका मतलब जो प्लैनेट है उसका डिस्टेंस सन से हमेशा सेम नहीं रहेगा। कभी कभी वो साल में उसके करीब आएगा और कभी कभी वो उसके दूर जाएगा। वो पॉइंट जब सन प्लैनेट के सबसे करीब होता है, जिसको यहां P से रिप्रेजेंट करा गया है, उसको बोलते हैं पेरीहीलियन। एंड वो पॉइंट जब प्लैनेट सन से सबसे दूर होता है, जो यहां A से रिप्रेजेंट करा है, उसको बोलते हैं एपहीलियन। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, दैट इज फर्स्ट लॉ विच स्टेट्स दैट ऑल प्लैनेट्स they move around sun in elliptical orbits and sun is situated at one of the foci। तो चलिए एक एनिमेशन के जरिए हम इसको विजुअलाइज करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ को, कि एक प्लैनेट कैसे सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, येलो से हमने सन दिखाया है, उसके अराउंड एक प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ पे अपनी मोशन कर रहा है। तो यहां पे 2 चीजें देखने वाली हैं। एक तो उसका डिस्टेंस हमेशा चेंज कर रहा है, फर्स्टली। सेकेंडली जब वो सन के करीब आ जाता है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे इन केपलर सेकंड लॉ, लेकिन जब वो सन के करीब आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, एंड जब वो सन के दूर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक ज्योग्राफी की बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं कि जो सीजन्स होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ है वैसे सीधा नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है एक्सिस के अबाउट, जिसके रिवॉल्व करता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम छोटे होते यही पढ़ते थे, समर्स में अर्थ इज क्लोजर टू सन एंड ड्यूरिंग विंटर्स इट इज फार्दर अवे फ्रॉम सन। हम छोटे होते पढ़ते थे। बट इन रियलिटी ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हम सन के करीब होते हैं तो विंटर्स होता है, इसीलिए हमारा विंटर्स जल्दी निकल जाता है। एंड व्हेन वी आर फार्दर फ्रॉम सन तो अर्थ ऐसे टिल्टेड होता है, सन की तरफ फेस कर रहा होता है, उस टाइम पे समर्स होते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंड बट फिलहाल हमारे लिए है दैट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ विच स्टेट्स दैट कि जो प्लैनेट्स हैं वो कौन से ऑर्बिट में घूमते हैं, नॉट सर्कुलर, किस में घूमते हैं, इलिप्टिकल। एंड सन इज नॉट एट सेंटर, इट इज एट वन ऑफ द फोकाई। एंड 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। एक पॉइंट जब कोई भी प्लैनेट सन के बहुत करीब होता है उसको बोलते हैं पेरीहीलियन, और जो सबसे ज्यादा दूर होता है उसको बोलते हैं एपहीलियन। तो चलिए केपलर के सेकंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। इट स्टेट्स दैट, ध्यान से सुने, इट स्टेट्स दैट लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू सन, लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू सन, जैसे यहां पे आप देखें, इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। दैट मीन्स कि अगर टी टाइम में एक प्लैनेट, लेट से यहां पे डायग्राम में देखें, यहां से यहां मूव किया और उसने ये वाला एरिया स्वीप किया इन टाइम टी,
और यहां पे भी जो टी टाइम पे देखिए वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो अलग अलग करेगा, बिकॉज उसकी स्पीड अलग अलग है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो सेम टाइम में वो सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन है वो इक्वल टाइम में क्या करती है, इक्वल एरिया कवर करती है। दैट मीन्स इसको बोलते हैं इट्स एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज एरियल वेलोसिटी? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, डीए बाई डी टी। तो इसमें डीए बाई डी टी क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब एक प्लैनेट सन के अराउंड, कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी सेम नहीं होती। वेलोसिटी तो खैर सर्कुलर मोशन या इलिप्टिकल पाथ में हो ही नहीं सकती, बिकॉज हर वक्त वो डायरेक्शन चेंज करता है। स्पीड सेम नहीं हो सकती। क्या सेम होती है यहां पे, उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एंड दिस लॉ comes from observation that planet appears to move slower when they are farther away from sun and they move faster when they are nearer to sun. चलो खैर ये उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, हम इसका फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से करते हैं। बट फिलहाल जो केपलर सेकंड लॉ है, इट स्टेट्स दैट जो आपका प्लैनेट है वो सन के अराउंड इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम होती है। लेट्स से कि ये सन है एंड ये एक प्लैनेट उसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। अप्रोक्सीमेट सा एलिप्स बनाया मैंने, ठीक है, दिस इज सन। तो अगर प्लैनेट मूव करेगा यहां से यहां इन टाइम t1 और यहां से यहां मूव करेगा इन टाइम t2, ठीक है। तो आपको बताना है कि t1 t2 से बड़ा होगा, कि t1 t2 से छोटा होगा, कि t1 t2 के बराबर होगा, कि नन ऑफ दीज। क्या आप नहीं पता कर पा रहे? तो एक मिनट इसको पॉज करके सोचें कि जब ऐसे प्लैनेट मूव करेगा तो कौन सा टाइम बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो अगर आप सोच पाए हैं तो सुने। टेक्निकली आपको डिस्टेंस नहीं देखना, आपको एरिया कवर्ड देखना है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्लैनेट ज्यादा एरिया कवर कर रहा है और इस साइड पे एरिया क्या कवर कर रहा है, कम। तो ज्यादा एरिया कवर करने में उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, और कम एरिया कवर करने में क्या लगेगा, कम टाइम, ठीक है। तो इसको हम, सिंपल सी प्रॉब्लम है बट लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड सो केपलर सेकंड लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज, इट स्टेट्स दैट, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू सन sweeps out equal areas in equal interval of time। तो हमने रोटेशनल मोशन में एक रिलेशन किया होता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन एरियल वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। तो रिलेशन क्या होता है, डीए बाई डी टी इज एल अपॉन 2m, ठीक है। तो अब हमने सेकेंड लॉ में अभी बात की कि जो एरियल वेलोसिटी है किसी प्लैनेट की वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है टेक्निकली L अपॉन 2m, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज mvr। तो mvr कांस्टेंट रहेगा। तो mvr कांस्टेंट का मतलब है मास इज अगेन कांस्टेंट, दैट मींस वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो हमने पहले, थोड़ी देर पहले एनिमेशन में बात भी करी थी, दैट मींस कि जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। वो हम सेकंड लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं कि जो प्लैनेट की स्पीड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो जब प्लैनेट सन से दूर रहेगा उसकी स्पीड कम होगी एंड जब करीब आ जाएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं। सो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मास तो होता ही सेम है। सो v इंटू आर का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है इसमें। तो चलिए यहां एनिमेशन के जरिए केपलर सेकंड लॉ को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो सेम टाइम में वो क्या स्वीप करता है, इक्वल एरियाज। ये जो चारों एरियाज बना रखे हैं ये सेम है, यानी इतना डिस्टेंस कवर करने में
उसको क्या लगेगा, सेम टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस सेम नहीं है, एरिया सेम है। ठीक है, आप देख सकते हो जब वो सन के करीब है प्लैनेट तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, जब दूर है तो कम डिस्टेंस कवर करता है, बिकॉज दूर उसकी क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, करीब आके क्या हो जाती है, स्पीड ज्यादा। बट क्या सेम रहता है हमेशा, एरिया। दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ। तो चलिए नेक्स्ट लॉ करते हैं, दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ विच इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड्स। इट स्टेट्स दैट, ध्यान से सुने, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट। तो जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो उसका टाइम पीरियड है, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस ऑफ एलिप्स। तो जब कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो ये जो बड़े वाला एक्सेस होता है दैट इज मेजर एक्सेस, इसके हाफ को बोलेंगे सेमी मेजर एक्सेस। ठीक है, जो फिलहाल हम उसको डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जो उसका टाइम पीरियड है, ठीक है, पूरे एक रेवोल्यूशन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बोल लो, बट जब स्टेटमेंट लिखनी है सेमी मेजर एक्सेस। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करेंगे, जो सन है उसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम, एंड जो आपका प्लैनेट है उसका मास मान लेंगे स्मॉल एम, और एक इंस्टेंट पे दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है प्लैनेट पे, उसको कौन बैलेंस करेगा, जिसके कारण एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वो सर्कुलर मोशन करता है प्लैनेट, उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, दैट इज जी एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होती है, आइदर इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर और इट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। स्मॉल एम इज मास ऑफ प्लैनेट जो कट जाएगा, एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। ठीक है, उसकी वैल्यू यहां पे डाल दें तो बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहां पे आप क्लियरली देखें आर क्यूब क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये है केपलर्स थर्ड लॉ। तो यहां पे हमने केपलर के तीनों लॉज को शॉर्ट में डिस्कस किया है, उम्मीद है आपको समझ लगे होंगे।